आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोरवीनंदन क्लासेस। तो बच्चों, एकाग्रता से तैयार हो जाओ। मोरवीनंदन क्लासेस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का एसएस का पाठ 17, आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 17, आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, कालाधन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। गरीबी, समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुतम स्तर रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती, न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। जो अधिकांशतः निरक्षर होते हैं। जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित हों। जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या कामधंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार बीपीएल कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचानकर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती हैं। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास हुए हैं। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक ब्यूरो ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाला उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, संयोग या परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलता है। गरीबी का मापन। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की 2 पद्धतियां हैं। एक, किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और 2, परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर परिवार अर्थात अधिक से अधिक 5 सदस्य संख्या निर्धारित है। निरपेक्ष गरीबी। समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। सापेक्ष गरीबी। समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। ऐसी सोच विकसित देशों में है। ₹10 B, ₹20 C, ₹30 यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय अलग अलग है। बी, व्यक्ति के सापेक्ष। ए, व्यक्ति की आय कम होने से व्यक्ति गरीब माना जाता है। इसी तरह सी, व्यक्ति के सापेक्ष और बी, व्यक्ति की आय कम होने से वे गरीब माने जाएंगे। भारत में गरीबी। भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹816 अर्थात प्रति परिवार खर्च ₹4080 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹1000 अर्थात प्रति परिवार खर्च ₹5000 का अनुपात निर्धारित किया था। अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इस नए मापदंड के आधार
पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9% हो गई थी। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 29.8% थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय से $1.90 निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्व बैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे, जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी। यूएनडीपी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% थी। भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ 36.93% है, जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा 5.09% है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा। भारत में औसत 30% से अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि हैं। भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इससे कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं। ग्रामीण गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर, गृहोद्योगों या कुटीर उद्योगों के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगली या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजातियां, कामचलाऊ कारीगर हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। शहरी गरीब शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में कामचलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गल्ले या होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक, जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं। गरीबी के उद्भव के कारण। गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्राम्य क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई हैं, जिसके कारण निम्नानुसार हैं। कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय में कमी। कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण। जाति प्रथा तथा रूढ़ियों, परंपराओं के कारण रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार गैर उत्पादकीय खर्च में वृद्धि होने से, निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकताओं और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े, जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से, आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांतरण बढ़ा, कृषि की आय घटने से गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने, स्वास्थ्य विषयक खर्चे बढ़े, आय स्थिर रही, उपचार, दवा पर खर्च में वृद्धि हुई, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी, औसत आयु सीमा बढ़ी, श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े, क्रय शक्ति कम हुई, जीवन स्तर गिरा, अंत में गरीबी में वृद्धि हुई। गरीबी निवारण की व्यूह रचना। गरीबी का विषचक्र भारत में पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके कारणों की संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूह रचना अपनानी चाहिए, यह समझना सरल होगा।
अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ें तो गांवों में हैं। गांव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में से बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाना चाहिए था। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गांवों के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं, कृषि क्षेत्र का विकास और गृहोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाएं और कार्यक्रम अमल में रखे। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणामस्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी। एक आजादी के बाद के वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर के और भारी तथा चाबीरूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल से कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और उससे आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ उद्योग मालिकों, धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीबों तक पहुंचेगा और इससे गरीबों की संख्या घटेगी, परंतु यह व्यूहात्मक आशावाद ठगी निकला। देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में ही रहा। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक धनिक बने, गरीब अधिक गरीब बने। सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन की अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त होती रहे, उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज वस्तुओं और सेवाएं, मौजशौक तथा भोगविलास की चीज वस्तुओं और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए हैं। इसके साथ ही गरीबों की चीज वस्तुओं पर उपभोग खर्च न बढ़े, आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं संतुष्ट करने पर खर्च न हो, इसको ध्यान में रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकता की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधीन उचित मूल्य की दुकानों (FPSS) द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का व्यूह अपनाया। इस तरह धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों की चीज वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। इस प्रकार गरीबों की रोजगारी बढ़े, कार्यक्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए हैं। 3. गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र के धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषि मजदूरों, गणोतियों की आय में वृद्धि हो, इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना अपनाई है। 4. सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियां विकसित हो, जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग, ऐसे धंधे उद्योगों में रोजगारी बढ़े तथा परंपरागत व्यवसायों, हस्तकला और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीतियां घोषित करके आर्थिक सहायता दी। कुछ गृहोद्योगों को कानून से आरक्षित रखे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सृजित हुए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले, इस उद्देश्य से शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो, ऐसे प्रबंध किए जिससे उसमें रोजगारलक्षी क्षमताओं का विकास हो। रोजगार के नए क्षेत्र खुले, जिससे आय बढ़ी और परिणामस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं। 5. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार नियोजन, संचार, आंतर सुविधायुक्त ढांचे में सुधार किया। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार किए।
फसल की विविध प्रजातियां विकसित की, बीज, खाद, ट्रैक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, जिससे शहरों की तरफ स्थलांतर घटे और शहरों पर जनसंख्या का भार घटे। ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालयों और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नजदीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल और व्यवसायलक्षी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधाएं खड़ी की। युवक युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप, फीस माफी की सुविधा, आश्रमशालाओं, कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन जैसे अनेक कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रयास रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम लागू किए। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने में व्यूहात्मक रूप से और क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है। इन उपायों के लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गई गरीबी की समस्या को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देने के स्वप्न को साकार करने में और विश्व बैंक के 2030 तक विश्व से गरीबी को निर्मूल करने के विजन को मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत को अभी भी कई मंजिलों तक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। गरीबी निवारण कार्यक्रम पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम PAP गरीबी को निर्मूल करने के उपायों को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले शहरी और ग्राम्य क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो, इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों योजनाओं को मुख्यतः 5 विभागों में बांट सकते हैं। 1 वेतनयुक्त रोजगारी के कार्यक्रम, 2 स्वरोजगारी के कार्यक्रम, 3 अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, 4 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, 5 शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। वर्तमान में इन 5 क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में हैं, परंतु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं की निम्नानुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा करेंगे। 1 कृषि विकास, सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजनाओं में दर्शाए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सकें, जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे, यह मुख्य उद्देश्य है। 1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जल संकट को दूर करने के छोटे, बड़े, मध्यम कद के चेकडैम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आयपूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है। भावों की स्थिरता के लिए क्षतिमुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा तालाबों की खुदाई, वाटरशेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरण और चेकडैम का पुनरुद्धार करना, रोजगारलक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारारूपी सहायता की है। राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए, खाद के संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। नाम योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलियों, दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भावरूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करे, यह इस योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार कृषि विकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाए जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहें, यह जरूरी है। 2
ग्रामोदय से भारत उदय जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानलक्षी योजनाओं में वन्यप्राणियों से होने वाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन, जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन, कपास, दलहन, मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहे ऐसा प्रबंध, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकालकर गहरा करना, बड़े करने, खेत तालाबों का निर्माण, जलाशयों की नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना, जल मंदिरों का पुनः और चेक डैमों की रिपेयरिंग और जल की संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किए हैं। 3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24/7 रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा बिना के 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें, नए पावर सबस्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास है। सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी गई है। 4. आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना के तहत सहायता। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास रोजगार योजना के अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समरस छात्रालय और स्मार्ट आश्रमशालाएं स्थापित की जाती हैं। 5. सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन देने में, रजिस्ट्रेशन में, फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का यह उद्देश्य है। 6. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा हाईवे से जुड़े रहें, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे रोजगारलक्षी कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। 7. मां अन्नपूर्णा योजना इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रतिमास 35 किग्रा अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किग्रा अनाज जिसमें गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की 3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्न सुरक्षा प्रदान की है, जिससे आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है। 8. सांसद आदर्श ग्राम योजना इसके अंतर्गत सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक लिए गए गांव में शिक्षण जैसे उच्च स्वास्थ्य रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधायुक्त आदर्श गांव की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति तैयार करना, अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना उद्देश्य शामिल किए गए हैं। 9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना, जिसमें राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में रहते परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं 18 वर्ष के ऊपर शारीरिक श्रम कर सके ऐसे बिनकुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजाना 7 घंटे वेतनयुक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है।
यहाँ ग्राम विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं, भूमि समतल करने के कार्य, बागायती कार्य, इंदिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के यार्ड, केनाल सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम शामिल हैं। 10. मिशन मंगलम। इसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की महिलाओं को सखी मंडलों या स्वसहाय समूहों से जोड़कर कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृहोद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी आजीविका उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है। 11. दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना। इसके द्वारा सरकार हस्तकला और हस्तबुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है। 12. ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उद्योग की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया में नए विचारों के साथ रोजगार, युवा उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता दी जाती है। 13. वाजपेयी बेनकेबल योजना। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष है और कक्षा 4 पास हो, उन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए या परंपरागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम को अमल में लाना है। 14. एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की वर्तमान समस्याओं में से गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। यह समस्या लंबे समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांश देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का अर्थ वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने योग्य शक्ति और योग्यताएं रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं तो इसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वय समूह में जिनका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ठ या वृद्ध, आलसी, गृहिणी, जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति या तैयारी न रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप। भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्नानुसार पाए जाते हैं। 1. ऋतुगत बेरोजगारी। भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव में 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। 2. घर्षणजन्य बेरोजगारी। पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए तब कुछ समय के लिए श्रमिक बेरोजगार बनता है, उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। 3. ढांचागत बेरोजगारी। भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियां, रिवाज, निरक्षरता और ढांचागत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। 4. प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। किसी भी काम, धंधे या व्यावसायिक प्रवृत्ति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों। इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव न हो तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगार कहते हैं। 5. औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लंबे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है। 6. शिक्षित बेरोजगारी। कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण। भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है।
फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है। सन 2011 की जनगणना अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे, 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है। ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4% पाई गई थी और गुजरात में प्रति 1012 व्यक्ति 1.2% बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति 3.4%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 व्यक्ति 1.6% बेरोजगार थे। शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013 में स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7% थी। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है। भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा हैं। विश्व की जनसंख्या के 66% लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं, वे भारत में हैं। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या में वृद्धि, मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अभाव से बेकार बैठना पड़े, कुटीर उद्योग, गृहोद्योग और लघु उद्योगों की कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नए व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानव श्रम का दोषपूर्ण आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचतवृत्ति की नीची दर जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना, परिणामस्वरूप नए धंधा उद्योगों में निवेश के अभाव से शुरू न हो सकने जैसे अनेक कारण हैं। बेरोजगारी कम करने के उपाय। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन हैं। दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना। यदि वे लंबे समय तक बेकार रहें तो युवा असामाजिक, अनैतिक प्रवृत्तियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसायों, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्गभेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्य वृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना। वे नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में अध्ययन किया है। उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार हैं। 1. भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृहोद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण के केंद्र शुरू किए हैं। 2. श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योगों, ग्रामोद्योगों, हस्तबुनाई कारीगरों से संकलित होना उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियां भी लागू की हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियां, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियां, मुर्गा बतख, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके लिए रोजगार लक्ष्य आयोजन होना चाहिए। 4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे तो शहरों की तरफ स्थलांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति, सब्जियों फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके, जल संचयन की प्रवृत्तियां, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके, स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर, रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। 6. शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना। कुशल कारीगर पैदा हो ऐसी व्यवसाय लक्षी तथा तकनीकी शिक्षा की नीति अपनानी। विद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहां के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना। युवा बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊंचा उठे ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों के श्रमशक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सके ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए। 7. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी हैं। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की स्थापनाएं देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालयों, कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न किए हैं। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक IIT, IIT और IIM, IIM जैसी उच्च संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। 8. श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा की व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग आदि नए क्षेत्रों में रोजगारी के विपुल अवसर हैं। इससे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। उनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है, जिनके माध्यमों से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। श्रमशक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, इसके लिए अल्प समय के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीमी पाठ्यक्रमों जैसे कि स्पिनिंग, विविंग, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो, फ्रिज, मोबाइल AC रिपेयरिंग कोर्स शुरू किए गए हैं। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग के क्षेत्रों में नए कोर्स का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को तैयार किया जा रहा है तथा नए धंधा उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग साहसियों को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सस्ते ऋण की सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए हैं। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग परस्पर संकलन द्वारा संभव बना है।
जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सर्जन करके व्हाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो। ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में और शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने, ऐसा वातावरण सर्जित करना चाहिए और योग्य सुदृढ़ ढांचा तैयार करना चाहिए। 9 उद्योगों संबंधी विकास सीधा हो, नए रोजगारी के अवसर सर्जित हो, इसके लिए नए उद्योग व्यापार की शुरुआत हो, यह आवश्यक है। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, कुशलता, संगठन शक्ति के साथ पूंजी निवेश जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूंजी निवेश से प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चा माल या ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज, ऋण की सुविधाएं, बिक्री के लिए सहायता जैसी अनेक योजनाएं स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, सस्ती सरल लोन की सुविधाएं और स्थानीय व्यापारी संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृहोद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों में से बाहर निकलकर परिवार के सदस्यों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्होंने नए व्यापार, धंधे और औद्योगिक क्षेत्र की क्षितिजों का विस्तार किया है। 10 रोजगार विनिमय केंद्र रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित कुशल अर्धकुशल युवाओं को काम देने वाले मालिकों को जोड़ने की कड़ीरूप कार्य करता है। यह संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान प्रकार की विश्वसनीय जानकारी देता है, कार्य क्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है। ये केंद्र रोजगार, कारकिर्दी जैसे मैगजीन और सामयिकों द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी देता है। मॉडल करियर सेंटर द्वारा तथा हेल्पलाइन नंबर 180042511514 द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्किल प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करने की मुफ्त सेवा देता है। दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें दिसंबर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए। विश्व श्रम बाजार, विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं, उसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक से दूसरे देश में स्थलांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार धंधा, प्रशिक्षण या उच्च अध्ययन के लिए होता है। इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्ति हेतु विदेशों में अधिक आय, अधिक सुविधा और अधिक अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धिधन का बहिर्गमन ब्रेन ड्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतरण है। सामाजिक स्थिति बढ़ाने वाला यह विदेशागमन अब अधिक ध्यानाकर्षक रूप से प्रचलित हुआ है। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल और दक्ष कारीगरों का अन्य देशों में स्थलांतरण होने या वहीं स्थायी रूप से बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभावान, टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारा वाले तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सर्जन होने लगा है। अत्याधुनिक कुशल और सूचना तकनीक, संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने वालों की मांग बढ़ी है। अनेक देश ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की, विशेषज्ञों की भर्ती करते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए लुभावनी युक्ति प्रयुक्ति और तरीके अपनाते हैं। औद्योगिक इकाइयों प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए स्वयं को आवश्यक हो ऐसी अनिवार्य योग्यता, ज्ञान, कौशल प्राप्त कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भेजते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतरण का एक भाग है। इस प्रकार विदेशों में नौकरी धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। इस तरह विदेशी धन देश में आने से विदेशी कमाई से देश में विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम होती है। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।